हैं। वापस लौटते हैं आज की हमारी इस बड़ी खबर पे, प्रधानमंत्री के थाईलैंड दौरे की, जहां पर वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी की भागीदारी से इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बल मिला है। पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थल पर स्वागत किया गया। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 6ठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साझा सुरक्षा और विकासात्मक चुनौतियों के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है और ये बैठक इस वक्त बैंकॉक में हुई है। और थाईलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग ह्लाइंग से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आए भीषण भूकंप के कारण हुए नुकसान पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि मुसीबत की इस घड़ी से उबरने में भारत म्यांमार को लगातार सहयोग कर रहा है और भारत के द्वारा इस मुश्किल घड़ी में दिए गए सहयोग और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सबसे पहले मदद के लिए सामने आए भारत को लेकर म्यांमार के प्रधानमंत्री ने भारत का धन्यवाद भी किया है। और एक बार नजर डालते हैं कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का जो संबोधन था उसमें क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही है, आपको सिलसिला बताते हैं। उन्होंने कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण जान माल की हानि पर प्रधानमंत्री ने संवेदना जाहिर की है। उन्होंने भारत की ओर से इस बात का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने आपदा में घायल हुए लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की। अपने संबोधन का शुरुआत ही प्रधानमंत्री ने अपने इन संवेदनाओं के साथ की और साथ ही बिम्स्टेक की अहमियत को बताते हुए कहा कि कैसे दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु है, जहां क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खुल सकती हैं और इन्हें राहों को खोलने के लिए एक प्रभावी मंच है बिम्स्टेक। बैंकॉक विजन 2030 बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के संकल्प को साकार करेगी और होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म को संस्थागत रूप दिया जा रहा है, इसकी भी सराहना की प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फोरम की अहम भूमिका है और मिलकर इस समस्याओं से समाधान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत में इसकी पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया और इस बात की संभावना है कि इस वर्ष इस बैठक का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दिया इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर तेजी से काम करने का प्रस्ताव, यानी एनर्जी सिक्योरिटी पर भारत की एक बड़ी पहल का प्रस्ताव। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के अनुभवों पर पायलट स्टडी करने का प्रस्ताव भी भारत की ओर से रखा गया है। बिल्कुल, साथ ही यूपीआई और बिम्स्टेक क्षेत्र में पेमेंट सिस्टम्स के बीच भी कनेक्टिविटी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रपोजल जो भारत की ओर से इस मंच पर रखा गया। साथ ही बिजनेस में सहयोग के लिए बिम्स्टेक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का भी प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि ये भी बनाया जाना चाहिए और हर साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया ताकि व्यापार को लेकर बिम्स्टेक के देश आगे बढ़ सके। स्थानीय मुद्रा में भी व्यापार की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर एक फिजिबिलिटी स्टडी की जानी चाहिए, इसका भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री की ओर से रखा गया और साथ ही सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर की स्थापना का भी प्रस्ताव। तो लंबी फहरिस्त प्रस्ताव की जो भारत की ओर से इस मंच पर रखी गई। बिम्स्टेक क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के माध्यम से इस बात को सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने मित्र देशों के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह कार्य करता रहा, जैसा कि म्यांमार और थाईलैंड में हमको देखने को भी मिल रहा है। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे निपटने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इसमें मिलकर सहयोग करके आगे बढ़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापित करने का प्रस्ताव भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक देशों में कैंसर केयर में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सहयोग देगा और इसके लिए वो तैयार है अपनी क्षमताओं का सहयोग देने के लिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च और प्रसार के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा भारत में, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही किसानों की नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान के लिए अनुसंधान क्षमता निर्माण के लिए भारत में एग्रीकल्चर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का भी प्रस्ताव है। स्पेस क्षेत्र में भी भारत अपने अनुभव बिम्स्टेक देशों के साथ साझा करने को भी तैयार है और साथ ही इसमें हैंड होल्डिंग के लिए भी मैन पावर ट्रेनिंग, नैनो सैटेलाइट्स के निर्माण और लॉन्च, रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग के लिए भी ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव भारत की ओर से रखा गया। लेकिन स्किलिंग को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा कि युवाओं की स्किलिंग के लिए बोधि यानी बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव भी शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को हर साल भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी।
बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री का प्रस्ताव एक तरीके से भारत की ओर से कैसे कनेक्टिविटी के तमाम रास्ते खोजे जाएं। भारत के फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिम्स्टेक देशों के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये भारत ने पहल की है। इस मंच पे नालंदा विश्वविद्यालय में भी स्कॉलरशिप स्कीम का विस्तार किया जाएगा ताकि और ज़्यादा छात्रों को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से स्कॉलरशिप मिल सके। बिम्स्टेक देशों के युवा डिप्लोमेट्स के लिए हर साल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। ये भारत की ओर से पहल की गई है इस मंच पे। साथ ही साथ हमारी साझा संस्कृति विरासत हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। इस बात को इस मंच से कहना नहीं भूले प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की बाली यात्रा, बौद्ध और हिंदू परंपराओं के गहरे ऐतिहासिक संबंध, हमारी भाषाएं, ये सभी हमारे सांस्कृतिक जुड़ाव के प्रतीक हैं। इन संपर्कों को उजागर करने के लिए इस वर्ष भारत ने बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए इस वर्ष बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट आयोजित की जाएगी। तो महत्वपूर्ण पहल भारत की ओर से, जिसमें बिम्स्टेक हैकाथॉन और यंग प्रोफेशनल विजिटर्स प्रोग्राम की शुरुआत की भी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में की गई। और खेलों के क्षेत्र में भी भारत इसी वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट भी आयोजित करेगा। यह प्रस्ताव भी रखा गया। लेकिन खेलों को लेकर महत्वपूर्ण और भी बातें हुई, जैसे बिम्स्टेक की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम पहले बिम्स्टेक गेम्स होस्ट करने की भी घोषणा करते हैं। यह भी प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र। और आप जो ममता कह रही थी ना कि बहुत से प्रस्ताव भारत की ओर से दिए गए, जिसमें पीपल टू पीपल कनेक्ट भी नजर आ रहा है, और कैसे तमाम क्षेत्र जो आइडेंटिफाई किए गए, जैसे एनर्जी की बात की गई है, हेल्थ की बात की गई, उन सब में भी आपस में सहयोग कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इस विषय पे भी बात होगी। हमारे साथ में खास मेहमान प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी जुड़े हुए, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से ताल्लुक रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री का बिम्स्टेक के मंच पे संबोधन, हमने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। क्या एक बड़ा संदेश समझ में आता है इस मंच से? भारत क्या एक संदेश दे रहा है सहयोगी देशों को, कैसे कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल आरेंद्र, आपने एक लंबी सूची का जिक्र किया जहां ठोस खास उन्होंने जो ऑफर्स दिए हैं कि भारत किस अलग अलग क्षेत्र में बिम्स्टेक के साथ सहयोग आगे बढ़ाने में पहल करने की एक तरह से प्रस्ताव उन्होंने रखा है। तो ये जाहिर है कि भारत से इस तरह की अपेक्षाएं भी हैं इन्हीं सभी देशों के साथ तालमेल बनाने की। मोटे तौर पे सालाना घरेलू उत्पाद यानी GDP के नज़रिए से आप देखें तो 5.2 ट्रिलियन कुल GDP है इन 7 देशों की, जिसमें करीब करीब 4 ट्रिलियन मतलब 3.9 ट्रिलियन भारत की ही GDP है। ठीक उसी तरह से जनसंख्या के आधार पर भी देखें तो ये सारे जो बाकी के 6 देश हैं भारत को छोड़कर, उनकी कुल मिलाकर जनसंख्या जो है वो भारत से 1/4 के करीब करीब है। तो भारत एक बड़ा और सक्षम देश होने के चलते एक तरह से अपेक्षा होती है, और लगातार भारत ने हर क्षेत्र में पहल की है कि बिम्स्टेक को लगातार किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और कई क्षेत्रों में, खासकर आपने देखा कि सूचना और पर्यटन का एक केंद्र दिल्ली में है, और पर्यावरण का एक केंद्र नोएडा में है, ऊर्जा को लेकर एक केंद्र बेंगलुरु में पहले से ही है। तो ये सब बिम्स्टेक के केंद्र भारत में है। और पिछले शिखर सम्मेलन में कोलंबो में जो ऑनलाइन हुआ था, यहाँ पर बिम्स्टेक चार्टर भी अडॉप्ट किया गया था। 14 जो खास प्रायोरिटी के क्षेत्र हैं उनको कम करके 7 बनाया गया, और हर एक सदस्य को उसमें लीड लेने की इस तरह से आपस में सहमति हुई। यहाँ भारत ने एनर्जी, ऊर्जा और सुरक्षा को जिम्मेदारी ली। जिस तरह से आपने देखा कि जो आज मेजबान देश थाईलैंड है, उन्होंने व्यापार और निवेश में लीड लेने की शुरुआत की। तो इस तरह से मुझे लगता है, क्योंकि भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं, और वो न केवल उनके भाषण में शिखर सम्मेलन में नजर आता है, उसके अलावा जितनी भी द्विपक्षीय बायलैटरल जो साइडलाइंस में हो रहे हैं अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, उसमें भी भारत की एक तरह से साख है जो वो नजर आती है। और भारत की जो जिम्मेदारी है एक तरह से वो भारत खूब अच्छे से निभाने की कोशिश में है। और ये साफ जाहिर आता है भारत के प्रधानमंत्री के भाषण में, जहां न केवल उन्होंने पुराने ऐतिहासिक रिश्तों की बात की, पर आज किस किस क्षेत्र में किस किस तरह से खास तरीके से स्पेसिफिक तरह से किस तरह से भारत योगदान देना चाहता है बिम्स्टेक को जोड़ने में और आगे बढ़ाने में। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, एक बात जो मानी जाती है वो ये कि जैसे प्रधानमंत्री ने आज बातें की, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी दिया गया कि जैसे हमें साझा संकल्प लेने होंगे, एक सामूहिक शक्ति के तौर पर हमें बिम्स्टेक को आगे रखना होगा।
जब हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, होम मिनिस्टर मैकेनिज्म भी शुरू हो रहा है, ये तमाम बड़ी पहल हैं जिनकी बात होती है, लेकिन व्यवस्थाओं के, संस्थाओं के अंतर्गत भी कदम उठाए जाने जरूरी होते हैं ताकि लक्ष्यों को हासिल करने की और व्यवहारिक रूप से जमीन पर काम हो सके। जो प्रधानमंत्री ने भारत के प्रस्ताव और सुझाव इस मंच पर आगे रखे हैं, पहले भी भारत पहल करता रहा है, इसी वर्ष बहुत सारे आयोजन प्रस्तावित हैं भारत की ओर से। क्या इसमें भारत की भूमिका की महत्ता को ही ये रेखांकित करते हैं, और कहां तक ये जो एकजुटता की बात प्रधानमंत्री ने आज की है कि हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है, इसकी दिशा में भी व्यवहारिक कदम के तौर पर इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल ठीक मानता, आपने दो चीजों का इसमें जिक्र किया। एक तो ये आपस में तालमेल बनाकर आगे बढ़ने की जो बात है, तो वो सोच बिम्स्टेक में शुरू से ही है। यहाँ पूरा ध्यान केंद्रित रहा 1997 से न केवल आर्थिक विकास पर उसके साथ साथ सामाजिक प्रगति पर भी। तो इस तरह से जो सोच उसके पीछे है वो तालमेल बनाकर आगे बढ़ने की है। और दूसरी बात, यहाँ आपने कहा कि अलग अलग संस्थान जो हैं भारत के, वो किस तरह से तालमेल, हिस्सेदारी, साझेदारी बनाने का एक तरह से प्रस्ताव रख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन 7 देशों को आपस में बढ़िया तालमेल बनाने के लिए राष्ट्र अध्यक्षों का आपस में परस्पर संबंध अच्छे होना, तालमेल अच्छा होना जरूरी है। पर उसके साथ साथ जो है राष्ट्र अध्यक्ष अलग अलग देशों में चुनावों के कारण बदलते रहते हैं। इसलिए डोमेस्टिक लेवल पर हर देश में कंस्टिट्यूएंसीज, जो संस्थान हैं, उनका आपस में किस तरह से तालमेल बने ताकि पूरी जनसंख्या का आपस में तालमेल, और जिसको स्टेक्स कहते हैं, लगे कि हमारे तालमेल के बगैर हम सभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और किस तरह से यदि तालमेल बनाते हैं तो तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो या सामाजिक प्रगति की बात हो। इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्थान, क्योंकि भारत, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इन सब में बहुत बड़ा देश है, इसलिए हमारे यहाँ जितने संस्थान हैं उनको लगातार इन देशों के साथ जोड़ने के जो प्रस्ताव हैं वो सामने हैं। और उससे किस तरह से न केवल इन देशों के नागरिक लाभ उठाएंगे, बल्कि हमारे संस्थानों को भी इनके समाज में जो संस्कृति है, जो इतिहास है, और किस तरह से तालमेल आर्थिक विकास में आगे बनाना है, उसमें हमें भी सहायता मिलेगी। क्योंकि भारत में जैसे आपने देखा कि टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत तेजी से बदलाव आया है और सस्ते दामों पर बड़ी संख्या में, उसमें भी प्रधानमंत्री ने यूपीआई की बात की कि किस तरह से यूपीआई के इस्तेमाल से इस पूरे क्षेत्र में न केवल टूरिज्म बढ़ेगा बल्कि व्यापार, निवेश भी बढ़ेगा, आसान हो जाएगा। और खेलों का जिक्र किया कि वो एथलेटिक मीट कराना चाहते हैं भारत में इस साल, और बिम्स्टेक गेम्स शुरू करना चाहते हैं 2027 से, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग संस्थानों को जोड़ने की कोशिश है वो यही है कि तालमेल केवल राष्ट्राध्यक्षों तक सीमित ना रहे, या मंत्रियों या अफसरों तक सीमित ना रहे, जो जाहिर है कि उनकी दिशा निर्देशन वही देंगे, पर उन तक सीमित ना रहकर आम लोगों पर, संस्थानों पर आपस में हिस्सेदारी, साझेदारी बने। तो इसलिए वो दूर तक वो आपस में साझेदारी, हिस्सेदारी जाएगी और जाहिर है कि बहुत असरदार भी होगी उस तरह से। सर, एक मूल सवाल सर, क्योंकि जो तमाम प्रयास आज प्रधानमंत्री के वक्तव्य में दिख रहे हैं, 2016 का गोवा में जब ब्रिक्स समिट हुआ, उसके साइडलाइंस में बिम्स्टेक को एक तरीके से महत्व देने का जो प्रयास शुरू किया था पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री होते हुए, 2016 से लेकर अभी तक का अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी कोशिशें हुई हैं कि इस मंच को फिर से गतिशीलता दी जाए। और आपको लगता है कि वो जो गवर्नमेंट के लेवल पे इंटरेक्शन है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, साथ ही साथ बिजनेस फोरम पे भी उसको बढ़ाने की कोशिश है, प्रधानमंत्री मोदी की खुद की एक लीडरशिप इस मंच को बेहतरी से आगे ले जाने में आपको लगता है रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक बड़ा मोमेंटम देता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, नेतृत्व की यहाँ तक बात है, वो जाहिर है वो राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर नेतृत्व मिलना बहुत अहम होता है कि किस तरह से पूरे क्षेत्र में आपस में साझेदारी बनेगी। पर उसके साथ साथ आप देखें, भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षाएं बहुत अलग हैं, क्योंकि उनका जो एक तरह से साख है, जो उनकी जो लीवरेजेस हैं, जो हमारी हैसियत है, वो अलग है। उसके साथ साथ मंशा भी है कि पूरे क्षेत्र में किस तरह से तालमेल बना रहना चाहिए। आपने जिक्र किया 2016 से, और फिर उसके बाद 2019 में आप देखें, फिर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने फिर बिम्स्टेक के नेताओं को अपने जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसमें उनको बुलाया। तो लगातार ये हम देख रहे हैं कि भारत का रुझान बिम्स्टेक को लेकर क्षेत्र में तालमेल और संतुलन और स्थिरता बनाने में लगातार है। उसके
कुछ कारण हो सकते हैं। आप ये कहें कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के चलते जो सार्क शिखर सम्मेलन है वो करीब 1 दशक से नहीं हो पा रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि क्षेत्र के देश आपस में जुड़ेंगे नहीं। यदि एक संस्थान काम नहीं करता तो दूसरा संस्थान काम करेगा, दूसरा शिखर सम्मेलन काम करेगा। और दूसरी बिम्स्टेक में ये खासियत है कि इसमें चीन नहीं बैठा, नहीं तो चीन हमेशा से कुछ ना कुछ इस तरह से दूसरे देशों से तालमेल बनाता है कि वो कभी कभी भारत के लिए चिंता का विषय होता है। और तीसरी बात कि जब आज पूरी दुनिया की बड़ी शक्तियां हिंद प्रशांत सागर पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही हैं, तो ये बिम्स्टेक जो दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ता है, वो भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो महासागर का जिक्र किया, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द रीजन मॉरिशस में उन्होंने ये कहा। तो ये सारे जो भारत के विकास को लेकर सामरिक सोच है, उसमें बिम्स्टेक बहुत सटीक बैठता है एक तरह से। तो इसलिए जाहिर है कि भारत उसमें पूरा जोर शोर से योगदान देगा, और यदि भारत इस तरह से योगदान देता है तो दूसरे देशों को भी, दूसरे सदस्य जो हैं बिम्स्टेक के, उनको भी उसका लाभ मिलता है। इसलिए वो लगातार आप देखते हैं कि तालमेल में रफ्तार और जो स्केल है उसमें बदलाव आता हुआ नजर आता है, और क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाकर न केवल दक्षिण एशिया तक सीमित रखे, बल्कि दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़कर, या हिमालय को बे ऑफ बंगाल के साथ जोड़कर, और कनेक्टिविटी पर फोकस देते हुए किस तरह से लोगों को जोड़ना है, जो आधारभूत ढांचे हैं उनको जोड़ना है। तो उस सब के चलते मुझे लगता है कि ये उत्साह सारे देशों का सम्मिलित है, इसमें केवल भारत का नहीं है। भारत का एक तरह से योगदान उत्साह अलग भी है, सम्मिलित है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, और प्रतिबद्धता भी है जो इस मंच पर नजर आती है, जिससे उम्मीदें और बन जाती हैं कि बिम्स्टेक एक और मजबूत संगठन के तौर पर उभर पाएगा। हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी प्रोफेसर साहब, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आज सम्मिलित हुए। ये छठा शिखर सम्मेलन था बिम्स्टेक का, जो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। प्रधानमंत्री थाईलैंड के दौरे पर हैं, और इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री ने वक्तव्य प्रस्तुत किया, उसमें भारत किस तरीके से इस मंच को और मजबूती दे सकता है, उसको भी दशा दिशा देता है प्रधानमंत्री का वक्तव्य, जिसके मुख्य बिंदु हमने आपके सामने रखे। और चर्चा इस पर करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है और बहुत चैलेंज भी है कि इस संगठन को मजबूती देनी है, एकजुटता देनी है, तो जरूरी है कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। आज प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के 3 पहलुओं को सामने रखा है, जिसमें एक फिजिकल आता है, एनर्जी आता है और डिजिटल आता है। ऐसे में क्योंकि हम जानते हैं कि कनेक्टिविटी को लेकर पहले ही मास्टर प्लान बना हुआ है बिम्स्टेक देशों का, एक्शन प्लान जिस पर काम हो रहा है अब, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो एनर्जी और डिजिटल पर जोर दिया है, इसकी महत्ता, पहले एनर्जी की अगर हम बात समझना चाहें, कितना महत्वपूर्ण है एनर्जी के क्षेत्र में इन 7 देशों का आपसी सहयोग, क्योंकि एनर्जी ग्रिड कनेक्टिविटी की प्रधानमंत्री ने बात की है, और इसको लेकर सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर भारत में चल रहा है। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इन देशों को कैसे जोड़ती है ये ग्रिड पे? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि भारत जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देना चाहता है, जिसमें ऊर्जा का जो एक क्षेत्र है बहुत खास है। उसमें भारत का नेतृत्व भी तय हो चुका है। बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में, जब कोलंबो में हुआ था ये शिखर सम्मेलन 2022 में, तो इसमें सबसे बड़ा आज जो चुनौती है वो ये कि किस तरह से जो एनर्जी है उसका ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन है, वो आज सबसे बड़ा पर्यावरण को सामने रखते हुए एक तरह से चुनौती है, और भारत लगातार उसमें कोशिश कर रहा है। देखें, भारत के प्रधानमंत्री की बैंकॉक के बाद अभी यात्रा कोलंबो जाने वाले हैं वो, और वहाँ अलग अलग तरह से जो तालमेल बनने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाने की एक तरह से वो फाउंडेशन रखने वाले हैं। भारत उसमें एक बहुत बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट बनाने वाला है,
और उसके अलावा चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, उससे ऊर्जा का तालमेल पहले से ही भारत का बना हुआ है। उसमें भी कोशिश है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, चाहे वो हाइड्रो पावर जनरेशन की बात हो, तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही इन देशों के साथ कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। पर यदि सहमति आप देखें कि बिम्स्टेक के स्तर पर बनती है, तो उसको जो भारत की कोशिश है इन देशों के साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी की ओर जाने की, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाने की और पर्यावरण को उस तरह से सुलझाने की जो चिंताएं हैं, मुझे लगता है कि उसमें और भी सहूलियत होगी और जी। जो कोशिश है वो और भी अच्छे से आगे बढ़ेगी। सर, हमने अक्सर देखा प्रधानमंत्री कहते हैं कनेक्टिविटी की लिहाज से, जो बात अभी हमारी सहयोगी ममता ने कहा कि फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल, और उसमें आज उन्होंने एनर्जी कनेक्टिविटी को भी जोड़ा है। लेकिन डिजिटल कनेक्टिविटी में भारत को एक महारत हासिल है। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत ने जिस प्रकार का काम किया, दुनिया के लिए एक उदाहरण नज़ीर के तौर पे है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर जिस प्रकार से काम भारत में हुआ, वो तमाम देशों के लिए एक सहयोगात्मक पहल के तौर पे भारत उसको आगे रखने के लिए बात कर रहा है। आपको लगता है कि ये जो कनेक्टिविटी है डिजिटल वर्ल्ड को लेकर वर्चुअली कैसे जोड़ा जाए, या भारत उसमें क्या योगदान दे सकता है? आपको लगता है कि ये एक बड़ा अहम पहलू होने वाला है यहां से अब आगे देशों को आपस में जोड़ने के लिए, उसका एक केंद्र बिंदु के तौर पर? अरेंद्र, दो तरह से ये चीजें बदलाव लाने वाली हैं। एक तो रोजमर्रा के जीवन में, और दूसरा जो पूरी तकनीक के हस्तांतरण को लेकर विश्व की सोच है, उसमें भी बदलाव लाने वाली है। दो वजह से भारत जाना जाता है तकनीक में, अति आधुनिक जो तकनीक है उसको लागू करने में। एक तो सबसे पहले कि सस्ते दामों पर भारत दुनिया में कई तरह की अति आधुनिक तकनीक बहुत सस्ते दामों पर मुहैया कराने में सक्षम रहा है, एक के बाद एक उदाहरण है। और दूसरा ये कि बहुत बड़ी संख्या में उसको जमीन पर उतारने का भी उदाहरण भारत में एक के बाद एक मिलता है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि किस तरह से ये तकनीकी हस्तांतरण की विश्व की सोच में बदलाव आने वाला है। इतिहास में जितनी भी अति आधुनिक तकनीक आती थी, वो या तो जो देश बनाता था वो देना नहीं चाहता था किसी को, या फिर दोस्तों को देता था तो बहुत दामों पर देता था, बहुत से रुकावटों और बहुत से एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस के साथ देता था। भारत आज कहता है कि जितनी भी यूपीआई भारत ने प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, चाहे वो सर्वव्यापी महामारी के दौरान कोविन का प्लेटफॉर्म हो, या आज अलग अलग जो यूपीआई के प्लेटफॉर्म है, वो भारत कहता है कि जो देश लेना चाहता है वो मुफ्त में ले सकता है। तो उस पर कोई रुकावट नहीं है, कोई दाम नहीं है उस पर। और किस तरह से डिजिटल तरीके से कम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है उसके तरीके से न केवल लोगों की रोजमर्रा जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि उसके साथ साथ चाहे वो व्यापार हो, निवेश हो, पर्यटन हो, उसमें भी कितनी सहूलियत होने वाली है और बढ़ावा होने वाला है उस तरह से। तो मुझे लगता है इसमें खास तरह से आप आरेंद्र देखें तो भारत का उदाहरण अपने आप में एक बहुत अलग तरह का उदाहरण है। जी बिल्कुल, और भारत शायद विश्व के विरले देशों में शुमार है जो अपनी क्षमताओं को दूसरे देशों के साथ साझा करने को, तकनीक भी साझा करने को, आगे बढ़कर साझा करने को तैयार है कि ताकि दूसरे देश भी विकास कर सकें। लेकिन जब कनेक्टिविटी की बात होती है तो आज व्यावसायिक कनेक्टिविटी शब्द का भी प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया, और बिम्स्टेक के देशों में हम जानते हैं संभावनाएं बहुत हैं व्यापार की। लेकिन अगर हम पिछले 23 साल के ही नजर डालते हैं कि 2000 में $5 बिलियन तक ही इन देशों के बीच का आपसी व्यापार था, तो 2023 तक आते आते वो मात्र $60 बिलियन तक पहुंच, 5 से 60 की ही दूरी कवर कर पाया है बिलियन डॉलर्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। ऐसे में ये जो व्यावसायिक कनेक्टिविटी की बात की है और जिसको लेकर ठोस पहल और सुझाव भी प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी शुरुआत की जाए इत्यादि, और लोकल करेंसी में भी कहां तक व्यवसाय हो सकता है, व्यापार हो सकता है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी हो। आपको लगता है प्रोफेसर साहब कि व्यवस्था तंत्र व्यापार आगे बढ़ाना एक बात है, लेकिन इसको और आगे ले जाने की एक सोच, एक दूरदृष्टि दिखती है प्रधानमंत्री के इस सुझाव में? दो बातें आपने इसमें कही। एक तो लोकल करेंसीज को बढ़ावा देने में, ताकि किसी एक विदेशी करेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर ना हो, और यदि लोकल करेंसीज को इस्तेमाल करते हैं तो व्यापार आसान होता है, तेजी से होता है, और बहुत सा एक तरह से जो करेंसी ट्रांसफर करने में खर्चा आता है वो बच जाता है। तो एक तरह से वो सहूलियत पेश करता है। दूसरी बात आपने कही व्यावसायिक जुड़ाव की, जो व्यावसायिक कनेक्टिविटी की आपने बात की, वो भी मुझे लगता है पिछले कुछ ही वर्षों में विश्व में एक तरह से नई जागरूकता आई है।
जब सर्वव्यापी महामारी हुई तो विश्व में ये समझ आया कि किस तरह से उत्पादन में ज्यादातर विश्व एक ही देश चीन पर कितना निर्भर है, और सभी देशों में उसके बाद ये चाहे वो ऑनशोर प्रोडक्शन की बात हो, फ्रेंड शोरिंग की बात हो, जो सप्लाई चेन्स हैं, प्रोडक्शन चेन्स हैं, वैल्यू चेन्स हैं, उसको किस तरह से बदल कर बनाया जाए ताकि उसमें संतुलन बना रहे, किसी एक क्षेत्र में, एक देश पर, एक संस्थान, एक कंपनी पर बहुत ज्यादा विश्व निर्भर ना हो जाए। ये व्यावसायिक जो जुड़ाव है ये उसी के सोच का नतीजा है एक तरह से, कि ना केवल व्यापार और निवेश का आप संबंध बनाना चाहते हैं, बल्कि आप व्यवसायिक जुड़ाव इस तरह से करना चाहते हैं कि आप अलग अलग देशों को एक ही उत्पादन में, एक ही कमोडिटी की प्रोडक्शन में आप किस तरह से अलग अलग देशों को उसमें जोड़ सकते हैं, ताकि जो एक प्रोडक्शन, एक सर्विस कोई देश जिसको बाहर भेजना चाहता है, निर्यात करना चाहता है, वो केवल जरूरी नहीं कि उसी जगह में प्रोड्यूस होना चाहिए। अलग अलग देशों में, जैसे भारत में अलग अलग क्षेत्रों से चीजें तैयार होकर वो भारत से निर्यात होती हैं, उसी को बढ़ाकर पूरे क्षेत्र में बिम्स्टेक देशों में आपस में व्यवसाय की जुड़ाव किस तरह से किया जा सके कि वो जिसमें जो ज्यादा सक्षम है वो उसी में योगदान दे, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा कंपेटिटिव हो जाए और जो निर्यात करते हैं उनको लाभ हो। बिल्कुल। और सर, जो बात प्रधानमंत्री ने कही अपने संबोधन में, जिसका विस्तार आप दे रहे, तो वो ये भी कहते हैं कि हर साल एक बिजनेस समिट भी हो, तो ये भी अपने आप में एक इंटरेक्शन का एक ऐसा मौका होगा कि जब हम एक दूसरे की क्षमताओं के साथ सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन व्यापारिक कनेक्टिविटी का जो सवाल ममता ने किया था, उसमें ये बहुत ज़रूरी है, जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, फ्री, ओपन, सिक्योर और सेफ रहे इंडो पैसिफिक रीजन, या पूरा वे ऑफ बंगाल के लिहाज से अगर बात की जाए, तो उस लिहाज से भी इस मंच से इस बात को कहना कि साहब नौवहन का जो सुरक्षा का जो पूरा खाका है वो बहुत ज़रूरी है, उस दिशा से प्रधानमंत्री का ये कहना, और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस मंच से एक संदेश, न सिर्फ आपसी सहयोगियों के लिहाज से भी बल्कि दुनिया के देशों के लिए भी, जो साहब इस प्रकार की दिक्कतें भी पैदा करते हैं। इसमें अरेंद्र, उस बात के कहे जाने की जो अपेक्षा है वो भी समझनी जरूरी होगी, और उसका जो महत्व है वो भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि आपने बार बार सुना होगा, कई वर्षों से विश्व मानता है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो क्योंकि भारत आज हिंद प्रशांत सागर में भी एक बड़ा, एक तरह से योगदान लगातार देता हुआ नजर आता है, विश्व की जितनी बड़ी शक्तियां हैं वो भारत के साथ तालमेल बनाकर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं। एक के बाद एक दस्तावेज जो बड़े देशों ने, बड़ी शक्तियों ने जारी किए, उसमें लगातार भारत की हिस्सेदारी का और भारत से तालमेल बनाकर इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना, चाहे वो प्रभाव बनाने की कोशिश हो या व्यापार या निवेश बनाने की जरूरत हो, सभी बड़ी शक्तियां आज भारत की एक तरह से अहमियत को हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर न केवल समझती हैं पर उसका जिक्र भी करती हैं बार बार। तो इस तरह से चाहे वो अपेक्षा के नजरिए से आप देखें, जिम्मेदारी के नजरिए से देखें, या उसका क्या महत्व है इस शब्दावली का, उसके नजरिए से देखें, ये मुझे लगता है बिल्कुल एक तरह से जरूरी था कि भारत के प्रधानमंत्री इसका भी जिक्र करते अपने भाषण में, और जैसा आपने कहा कि उन्होंने इसका जिक्र किया अपने भाषण में। बिल्कुल। और सर, जो आप बात कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी में एक चीज़ और प्रधानमंत्री जब संबोधन देते हैं वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे साइबर सुरक्षा की बात हो, आतंकवाद से निपटने की बात हो, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर भी ये ऐसी चिंताएं हैं, क्योंकि हमारी देशों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती, तो ऐसे में ये चिंताएं बड़ा वाजिब हो जाती हैं, और यहाँ पे सहयोग भी बहुत ज़रूरी है और विश्वास भी बहुत ज़रूरी है, साहब मिलकर काम किया जाए। आपको लगता है ये व्यवहारिक चुनौतियाँ हैं, इनको चुनौतियों की तरह से लेना और इन पर बात करके समस्या से समाधान की ओर आगे बढ़ना, तभी विश्वास बहाली से आगे बढ़ा जा सकता है। ये भी अपने आप में एक वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये समस्याएं जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं, जिसमें चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, सर्वव्यापी महामारी की समस्या हो, रिफ्यूजीज की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो, कई तरह की समस्याएं हैं, वो इन सभी देशों की साझा समस्याएं हैं। वो किसी एक देश की समस्या नहीं है। किसी देश में एक समस्या कम है, दूसरी ज्यादा है, दूसरे देश में दूसरी समस्या ज्यादा है, कुछ और कम है, पर ये सभी देशों की साझा चुनौतियां हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यदि आपस में तालमेल बढ़ता है तो इन चुनौतियों से लड़ने में और उनको सुलझाने में क्षमता जो है वो बढ़ेगी। कोई भी यदि तालमेल नहीं बनता है तो उन समस्याओं को सुलझाना आसान नहीं होता है। तो इसी के चलते आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री ने न केवल शिखर सम्मेलन में अपना एक तरह से योगदान दिया, पर उसके साथ साथ लगातार सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से
द्विपक्षीय बायलैटरल स्तर पर भी उन्होंने लगातार बात की, ताकि तालमेल जो है वो अच्छे से बने। और यदि गर्मजोशी राष्ट्राध्यक्षों में अच्छे से होती है तो उसका असर जाहिर है कि जो साझा सोच बनती है शिखर सम्मेलन में, उसको जमीन पर उतारना कैसे है, उसको जमीन पर उतारने के लिए वो सहायक होती है एक तरह से। तो इसी के चलते आप देखें कि भारत लगातार कहता है कि ये समस्याएं केवल भारत की नहीं है, हम सब की साझा समस्याएं हैं, और यदि हम मिलकर काम करेंगे तो इन समस्याओं से एक तरह से उनको सुलझाने में जो है वो सबकी आसानी होगी। सभी के साथ ये समस्याएं हैं, तो मुझे लगता है कि तालमेल यदि अच्छा होता है तो ये समस्याएं, मुझे लगता है कम से कम उनका प्रबंधन करने में, उनको मिटाने में सभी देशों का एक तरह से लाभ है। और उस तरफ मुझे लगता है कई कड़े कदम उठाए जा चुके हैं और कई नए कदम उठाए जाएंगे आने वाले समय में। बिल्कुल, और सिक्योरिटी पे जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है उसकी पहली बैठक भी इसी साल भारत में आयोजित की जाएगी, जो बड़ी पहल, क्योंकि भारत लीड नेशन है जब हम इस पिलर की बात करते हैं बिम्स्टेक के मंच पर। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दिया, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, उन्होंने शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात की भूकंप की, जो थाईलैंड और म्यांमार दोनों बिम्स्टेक के देश जो इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, और भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन ये पूरा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सेंसिटिव है, संवेदनशील है ये पूरा क्षेत्र। प्रधानमंत्री की जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये सोच रही है, इंटरनेशनल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस की बात प्रधानमंत्री हर मंच पर करते रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, राहत, पुनर्वास, ये तमाम वो पहलू हैं जो इन देशों के लिए बहुत मायने रखते हैं। जो इनमें से 2 देश तो ऐसे हैं जो लीस्ट डेवलप्ड थे, लेकिन अब डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। कहाँ तक इस मंच पर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की भी बात की गई है, ये भी स्थापित किया जाएगा। और पहली इसकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं इन देशों की, उनकी 4थी एक्सरसाइज भारत में ही इस वर्ष आयोजित की जाएगी। कहाँ तक आपको लगता है कि ये एक ऐसा बिंदु है जो आज के दौर में, खासकर भूकंप के बाद थाईलैंड और म्यांमार में, ज़्यादा प्रासंगिक भी हो गया है, लेकिन अगर हम दूरगामी सोच के लिहाज से देखें तो इसको अहमियत देना भी इस मंच पर महत्वपूर्ण है? जैसे जैसे अलग अलग देशों में आर्थिक विकास होता है, प्रगति होती है, तो उससे शहरीकरण होता है और तेजी से बहुत ज़्यादा नया एक तरह से कंस्ट्रक्शन होता है अलग अलग देशों में। तो उसके चलते मुझे लगता है कि इस तरह की जो आपदा है भूकंप की, उसका कभी कभी असर ज़्यादा होता है जब हमारी उसके बारे में जागरूकता ज़्यादा होती है। पर आप देखें कि 2004 के सुनामी से लगातार भारत जो है वो विश्व में फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेशन, सबसे पहले पहुंचकर सहायता करने वाले देश के एक तरह से छवि से सामने आया है। तो चाहे वो सुनामी की बात हो 2004 में, या आज वो ऑपरेशन ब्रह्मा की बात हो म्यांमार में, भारत लगातार कोशिश करता है कि सबसे पहले पड़ोसी देशों को जाकर वो जो सहायता दे सकता है वो सहायता दे। मंशा इसकी शायद हमेशा से थी, अब धीरे धीरे हमारी क्षमता जो है, जो हैसियत है, वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। दूसरी बात आप देखें कि पिछले 1 दशक से ये न केवल इस तरह की आपदाओं में सहायता करने की बात है, बल्कि पिछले 1 दशक में एक नई सोच सामने आई है जिसको डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, कि हम आधारभूत ढांचे जो हैं वो इस तरह के बनाएं कि अलग अलग आपदाओं से वो अपने आप में ही उसको उसमें खड़े रहने में, उसमें उसके सामने एक उसको डील करने में एक तरह से वो अपने आप में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजिलिएंट हो और उसको वो सह पाए एक तरह से। तो ये एक नई सोच है, इसलिए पूरा ये खास एक नया क्षेत्र सामने आया है जिसमें बहुत सारा नवाकार और शोध और विकास होना शुरू हुआ है कि भारत किस तरह से शोध करे, विकास करे कि जो इस तरह की आपदाएं होती हैं तो डिजास्टर रिलीफ और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा क्षेत्र है, इसीलिए भारत ने सर CDRI की जो पहल की है, दुनिया आज उसके साथ में जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और अपने आप में ये वक्त की जरूरत है। प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते लेकिन उससे निपटने की तैयारी कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। सर आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी सहयोगी आंचल भी हमारे साथ इस वक्त बैंकॉक से जुड़ गई हैं, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लगातार कवर कर रही हैं। आंचल, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन हो चुका है, तमाम बड़ी बातों पे हम जिक्र कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के माध्यम से और विस्तार से जानकारी भी मिलेगी, लेकिन अभी तक का एक लव्वोलोव देखा जाए इस बिम्स्टेक के मंच पे ओवरऑल मंथन का और भारत के पक्ष का, किस तरह से देखती हैं आप? आंचल।
अगर जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री के वक्तव्य से निकलकर सामने है, उसमें सबसे अहम ये कि साइबर सिक्योरिटी जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, हम सुबह से कर रहे थे, हमारे साथ जब तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके लिए जो एक समन्वय बैठक है उसका आयोजन भारत में रखने का प्रस्ताव रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपदा प्रबंधन के साथ साथ आतंकवाद और इस ट्रैफिकिंग से निपटने का जिम्मा भारत के पास। वहीं डिजिटल कनेक्टिविटी खासतौर पर इन 7 बिम्स्टेक देशों के लिए बेहद अहम, क्योंकि जिस व्यापारिक साझेदारी को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस लिहाज से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक इलेक्ट्रिक ग्रिड के जरिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे और इसको और कैसे इम्पोर्टेंट बनाया जाएगा उसका जिक्र भी किया। सबसे अहम जो मुझे अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिहाज से देखें, DPI, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई देशों में अभी UPI है और कई ऐसे बिम्स्टेक देश हैं जहां UPI पेमेंट अभी नहीं है। तो इस UPI के जरिए जिस आर्थिक प्रगति को कई वर्षों में से पहले कम किफायत के साथ कम समय में हासिल किया जा सकता है और कैसे भारत एक मॉडल के रूप में उनकी मदद करेगा, इसका जिक्र कि कैसे भारत के अनुभव से ये देश फायदा ले सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब हम मैरिटाइम एग्रीमेंट की बात करते हैं, मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कैसे समुद्र के अंदर हम एक दूसरे की सुरक्षा और संप्रभुता का लिहाज करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिस डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र अभी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कर रहे थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब आप प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेंगे ही, उसके साथ एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए जाएंगे। वो एक्सीलेंस सेंटर जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको वापस प्रगति पर जोड़ने की मदद करें। मान लीजिए जिस भी इलाके में कई भूकंप आए, जैसे थाईलैंड है, म्यांमार है, अब उसके बाद क्या, वापस जिंदगी पटरी पर कैसे लौटेगी, उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए जाएंगे जिसके जरिए मदद मिलेगी। और ऐसा ही एक एक्सीलेंस सेंटर, इसी तरह के एक्सीलेंस सेंटर जब हम बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण किफायत से भरी हुई चिकित्सा को लेकर, कैंसर से रिलेटेड, इन तमाम देशों की आर्थिक प्रगति को कहीं पर भी कोई बीमारी ना रोके, उस लिहाज से कैपेसिटी और एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए जाएंगे। जब हम बात करते हैं कैंसर को लेकर, वहाँ पर ट्रेनिंग भी एक बहुत अहम चीज़, स्किल्ड और इम्पॉर्टेंट मैन पावर। प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए कि हर हाथ को हुनर खाली भारत की ज़रूरत नहीं है, ये हर हाथ को हुनर ज़रूरत है इन तमाम देशों की, जिसका जिक्र जयशंकर साहब ने भी किया। ये तमाम जो आपूर्तिकर्ता देश है, यानी कि बिम्स्टेक के देश है, इन्हें अपनी आपूर्ति खुद करने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा और ये आपूर्ति श्रृंखला कैसे एक बड़े सर्कल को जन्म देगी, वो बड़ा सर्कल जो आने वाले समय में बड़े देशों के लिए भी एक उदाहरण स्वरूप होगा। और बहुत ही आखिर में ग्लोबल साउथ के लिए जी आंचल, यहाँ पर एक बात और, क्योंकि जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने बहुत व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं, प्रस्ताव भी रखे हैं, बहुत सी ऐसी अहम पहल है जो भारत की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में की जाएगी ताकि सहयोग को आगे हम बढ़ा सकें। लेकिन चूंकि शिखर सम्मेलन था, सभी राष्ट्राध्यक्षों ने भी अपनी बात रखी होगी, कहां तक विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के भी बयानों के आधार पर यह प्रतिबद्धता और आगे बढ़ती नजर आई है इस छठे शिखर सम्मेलन में कि मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच हाथ मिलाकर आगे बढ़ना जरूरी है और ये करेंगे। देखिए, अभी जिस तरह से कल हमने देखा, क्योंकि होस्ट कंट्री थाईलैंड था और उस जो साझा वक्तव्य में जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं शिनावात साहिबा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के साथ मिलकर चलना उनके लिए एक गर्व की बात के साथ साथ सांस्कृतिक रणनीतिक साझेदारी को आगे लेकर जाएगा। लेकिन अभी जो बिम्स्टेक समिट हुआ उसके इतर जो मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें हम म्यांमार की बात करें, बांग्लादेश के साथ भी हुई है और अब प्रेस स्टेटमेंट के बाद कुछ ही देर में नेपाल के साथ भी होगी। उसके साझा जो तमाम बयान हैं वो कुछ ही देर में हमसे जो है वो ऑनलाइन साझा किए जाएंगे। लेकिन जो बातें सामने निकल कर अंदर सूत्रों से यही आई कि कैसे भारत ने भरोसा दिया है अब तमाम बिम्स्टेक देशों को इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का कि जिस फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को देखा जा रहा है, वैश्विक गुरु, वसुधैव कुटुंबकम का बड़ा परिचायक और साफ तौर पर इन देशों की आवाज़ बन के मल्टीलैटरल फोरम्स पर वो खड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक देशों, जब भी आप पूरा वक्तव्य जब हम साझा कर रहे थे, हर जगह प्रधानमंत्री ने तमाम बिम्स्टेक देशों को संबोधित करते हुए ये उद्घोषणा की। और इसीलिए ये एक्सीलेंस सेंटर्स, चाहे हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, हम बात करते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, डायलॉग चलना चाहिए, यानी बातचीत जो है वो कभी भी बंद ना हो। और इसीलिए हमने देखा ये तमाम जो अहम
कारक प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में साझा किए, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर बात है। आप देखिए नैनो सैटेलाइट्स की बात है, जिसका जिक्र सुबह से भी ममता में कर रही थी कि अंतरिक्ष एक बहुत बड़ा सूत्रधार हो सकता है बिम्स्टेक के इन तमाम देशों को जोड़ने के लिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं जब स्पेस इकोनॉमी की, उस स्पेस इकोनॉमी में भारत के साथ अगर ये 7 देश मिलकर आते हैं तो आप ये समझिए कि एक नया युगांतकारी क्रांतिकारी अध्याय हम लिख सकते हैं। और ये प्रतिबद्धता बताती है कि बिम्स्टेक के देश इन तमाम क्षेत्रों में भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आंचल, प्रधानमंत्री के वक्तव्य में एक और बड़ा फोकस एरिया दिखाई पड़ रहा है कि जो हमने सेक्टर आइडेंटिफाई किए उनमें तो हम सहयोग को आगे बढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ यूथ को लेकर बहुत ज्यादा कनेक्ट करने पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। और शायद युवा, जिसका जिक्र आप हर हाथ को हुनर के माध्यम से कर रही थी, वो एक अपने आप में सबसे बड़ा एक तरीके से एम्बेसडर होता है जो अब यहाँ से आगे की राह को आसान बनाएगा। आपको लगता है स्कॉलरशिप की बात हो या किस प्रकार से कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो या फिर यूथ समिट की बात हो या फिर गेम्स आयोजन की बात हो, ये एक बड़ा फोकस्ड एरिया दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे जुड़ाव और संपर्क को बनाने पर पीएम मोदी का फोकस साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें हम कुछ देशों का नाम लें। म्यांमार के बहुत से पीएचडी स्कॉलर भारत में पढ़ाई के लिए आते हैं। ऐसे ही थाईलैंड और भारत का रिश्ता है कि थाईलैंड के बहुत से जो छात्र हैं वो भारत में कई अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, अध्ययन के लिए आते हैं। इसमें संस्कृत है, हिंदी है, और ये यूथ का जो कनेक्ट है वो कैसे आपकी सोच को प्रभावित करता है, क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के लिए, इन तमाम देशों में भी उस यूथ की ताकत को पहचानना। सुबह भी हमने बात की थी कि तमाम यहाँ जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे हम जो मसाज है जिसके लिए थाईलैंड को जाना जाता है, इन मसाज पार्लर्स में जो तमाम महिलाएं हैं उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये प्रशिक्षण अगर एक औरत को भी आत्मनिर्भर बनाता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, तो आपका पूरा घर शिक्षित होता है, आपका पूरा घर आत्मनिर्भर होता है। यूथ के पलायन को रोकने के लिए किस तरह से एक्सीलेंस सेंटर्स जो बनाए जाने चाहिए इन तमाम देशों में, जिसमें आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आपके साथ कॉमन सेंटर्स हैं जो आपको आईटी के तौर पर प्रशिक्षित करते हैं, आपको प्रशिक्षण के साथ साथ ये एक स्टाइपेंड भी देते हैं कि आप पढ़ लिख कर अपने ही देश में काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब कल ये यंग डायलॉग हुआ भी था यंग लीडर्स के बीच में, तो इम्पॉर्टेंट मुद्दा यही था कि कैसे और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए इन तमाम सेक्टर्स में, जो आज प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में बयां की है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये सवाल आपके पास भी लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि हम तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है प्रधानमंत्री ने। बोधी टर्म दिया गया है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक पहल है जो भारत शुरू कर रहा है। 300 युवाओं को हर साल, यहाँ पे छात्र भी हैं, डिप्लोमैट्स भी हैं, सबकी स्किलिंग करेंगे। क्षमता निर्माण एक जरूरत मानी जाती रही है बिम्स्टेक देशों के अलग अलग क्षेत्रों में। आपको लगता है कि भारत अपनी ताकत से बिम्स्टेक को इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जो सोच इस मंच से स्पष्ट दिखी है? देखिए, इन 7 देशों में ममता, विकास का जो स्तर है वो अलग अलग है। इसी के चलते जो है वो उनका आपस में तालमेल हो सकता है कि कौन सा देश किस तरह से दूसरे देश में जाकर योगदान दे सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा, लगातार पिछले करीब 2 दशकों से खासकर न केवल ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, उसके साथ साथ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी लगातार फोकस बना हुआ है। उसमें चाहे शिक्षा की बात हो, प्रशिक्षण की बात हो, कौशल की बात हो, किस तरह से न केवल उत्पादन, न केवल प्रोडक्शन को, बल्कि प्रोडक्टिविटी को भी किस तरह से तेजी से बदलने की कोशिश है। और तीसरी बात कि भारत, आप जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा युवा जनसंख्या का एक देश है। इसलिए जाहिर है कि देश के नेतृत्व की सोच जो है वो युवा को किस तरह से अवसर तैयार करने हैं और अवसरों के लिए युवा को किस तरह से प्रशिक्षण देकर, शिक्षा देकर उनका कौशल बढ़ाकर कैसे आगे ले जाना है, ये तालमेल लगातार बनाने की कोशिश जो है वो पूरा उस पर ध्यान केंद्रित रहता है। और उसको लेकर यदि इन सब देशों को यदि कुछ आदान प्रदान हो सकता है, भारत कुछ दे सकता है और कुछ देशों से शायद भारत कुछ ले भी सकता है, तो यदि उस क्षेत्र में भी पूरी सोच साझा होती है कि हिस्सेदारी बननी चाहिए इन 7 देशों में, तो फिर वो जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है कि एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं,
अपनी अपनी खास क्षमता को योगदान में लाते हुए, तो उसमें जाहिर है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान है आज भारत का, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो योगदान दे सकती है विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में। यदि इनको अच्छे से सक्षम नहीं करेंगे, इनको कौशल नहीं बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्शन तो बढ़ सकती है पर प्रोडक्टिविटी उसके साथ साथ बढ़ना भी जरूरी है विकसित भारत की ओर जाने के लिए। तो विकसित भारत के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र विकसित होना जरूरी हो जाता है एक तरह से, ताकि जो तेज रफ्तार है उस तरह विकास की ओर जाने की और सामाजिक प्रगति की ओर जाने की, उसमें सभी देशों का आपस में तालमेल हो। और क्योंकि मैंने कहा कि इनका विकास का स्तर अलग अलग है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंटरिटी, आदान प्रदान मुझे लगता है और भी संभव हो जाता है। और यदि नेतृत्व का आपस में अच्छा समझ बनती है, सोच साझा होती है, तो वो तेजी से और भी बढ़ने की कोशिश एक तरह से की जा सकती है, तो सहूलियत और भी होगी उसमें। बिल्कुल। आंचल, जल्दी से, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर भी सहयोग को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जिसमें खासतौर से कैंसर केयर को लेकर बात दिखाई पड़ी, उसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस को लेकर रिसर्च तक की बात हुई। आपको लगता है कि ये वो एक क्षेत्र है जहां पर भारत की तमाम क्षमताओं का सहयोगात्मक रोल तमाम सहयोगी देशों के साथ हो सकता है? आंचल। आर्यन, एक और टर्म मैं इसके साथ जोड़ दूं, वो है मेडिकल टूरिज्म। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आर्यन? जी, आप अपनी बात पूरी करें। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, मेडिकल टूरिज्म। और मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से कैसे ये देश बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि योग का इन तमाम देशों में एक अलग ही रुतबा है, और ये रुतबा मिला भारत ने जब से योग को पहचाना, और योग को जगह जगह पर भारत की वजह से वो पहचान मिली है। कैंसर, जिससे भारत भी जूझता रहा, क्योंकि किसी भी ऐसे देश की आर्थिक प्रगति के लिए इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं रोड़े का काम करती हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आरोग्य कार्यक्रम चलाया, आयुष्मान भारत को हम जानते हैं, जहां पर इस तरह की जो जानलेवा बीमारी है उसके लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज दिया जाता है। कुछ ऐसा ही एक्सीलेंस सेंटर्स के जरिए इन देशों के लिए किया जाएगा। इन देशों के लिए क्यों? ताकि वो जो पैसा, वेलफेयर स्टेट हम किसको बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट वो जो आपके लिए आपके स्कूल्स खोले, वेलफेयर स्टेट वो जो आपके लिए हॉस्पिटल्स का काम करे, वेलफेयर स्टेट वो जो आपके लिए कम्युनिटी सेंटर्स का काम करे। लेकिन वो वेलफेयर स्टेट का पैसा आता है आपके टैक्स से। अगर आप टैक्स देते हैं, लेकिन वो सारा पैसा बीमारियों को रोकने के लिए खर्च किया जाता है, क्योंकि आप उस तरह से किफायती मॉडल तैयार नहीं कर पाते। ये एक्सीलेंस सेंटर्स इन तमाम जो उभरते हुए देश हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको मददगार साबित होगी। तो जिस ट्रिलियन 4.9 ट्रिलियन इकोनॉमी इन तमाम बिम्स्टेक देशों की है वर्ल्ड जीडीपी में, इसे और डबल डिजिट तक ले जाने के लिए आप इन तमाम क्षेत्रों में बिल्कुल सरपट दौड़ते हुए काम करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में भारत की भूमिका जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अंत में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, संक्षेप में, ये जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एंड में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की अवधारणा का एक साकार रूप प्रस्तुत करता है बिम्स्टेक। आपको लगता है कि यही समअप कर देता है कि बिम्स्टेक को किस लिए और किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार 2030 का विजन को अडॉप्ट भी किया गया है? जी बिल्कुल ठीक। ये जो उनका नारा है वो पहले देखें 10 वर्ष से भारत में लगातार उसका एक तरह से हमने देखा है कि क्या उसका नतीजा है, कि लगातार किस तरह से लोगों को जोड़ने की उसमें कोशिश है। उसी सोच को अब अंतर्राष्ट्रीय इस क्षेत्र में, क्षेत्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश है। और बहुत से अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे करते देखे गए हैं कि पहले वो राष्ट्र के स्तर पर कोई अपना जो विजन है, सोच है, उसको तैयार करते हैं, वो उदाहरण बन जाती है, और जब उदाहरण बन जाती है तो वो पूरे बड़े क्षेत्र में, जब विश्व स्तर पर भी वही जो सोच का ढांचा है उसको वो प्रस्तावित करते हैं। और जाहिर है क्योंकि उदाहरण पहले से ही है तो उसका जो आकर्षण है वो क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल, और ये भारतीय भौगोलिक सीमाओं के बाहर भी एक तरीके से विश्वास को स्वीकारता मिलते हुए दिखाई पड़ता है, एक तरीके से नारे को लेकर। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंचल आपका हमारे साथ बैंकॉक से जुड़ने के लिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस सोच के साथ बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन स्थापित हुआ, इसका जो आज समाप्त हुआ, उसके बाद जिस सोच के साथ भारत इसको आगे लेके जाना चाहता है और जिस तरह योगदान करना चाहता है, वो एक बड़ी भूमिका भारत की तो यहाँ स्थापित करता ही है, लेकिन इसको भी मजबूत करने के लिए एक समूह के तौर पर बिम्स्टेक को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में मुझे, मेरी सहयोगी ममता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।